सभी को प्रणाम। समय अधिक हो गया है, इसलिए मैं ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ में नहीं रहूँगा। और मुझसे कहा गया कि यदि मैं जल्दी जल्दी सारे मर्म दिखा दूँ ताकि एक वीडियो बन जाए और वो सबसे शेयर हो जाए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इसलिए मैं जो मुख्य मर्म है उनको यहाँ पर दिखाऊंगा, बोलूँगा भी, तो वीडियो से आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला मर्म हमारा हृदय। तो ये जो हथेली है, इस हथेली का ये वाला भाग बीच की उंगली की सीध में हमारा तल हृदय मर्म होता है। ये जितनी हथेली है इसका मध्य भाग लिया जाता है, तो ये लगभग 3 उंगली पर आता है। ऐसे अगर आप अपनी 3 उंगली रखेंगे तो आप देखेंगे कि आप मध्य भाग पे आ जाते हैं और वो अंगूठी की जड़ में आता है। और यदि आप ऐसे पूरी 4 उंगली मोड़ लेते हैं तो बीच की उंगली भी उसी पॉइंट को टच करती है, तो इसको तल हृदय मर्म कहते हैं। और बस नीचे उंगलियां चारों रख लें, ऊपर से हथेली रखकर फ्लैट रखना है। 0.8 सेकंड दबाएं, छोड़ दें, दबाएं, छोड़ दें, दबाएं, छोड़ दें। इस तरह से 15 बार, 15 से 20 बार आप इसको कर लीजिए तो ये डायरेक्टली हार्ट को सपोर्ट कर देता है। तो 0.8 सेकंड इसीलिए बनाया कि हमारा हार्ट बीट, एक नॉर्मल हार्ट 0.8 सेकंड में बीट लेता है। तो हम भी यहाँ पर वही बीट बनाते हैं ताकि ये हार्ट से फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए और ये हार्ट को सस्टेन कर लेता है। कभी भी हार्ट थोड़ा स्ट्रगल कर रहा हो तो इसके बहुत फ़ायदे हैं। दोनों हाथों में इसी तरह से है। फ़ायदे ये हैं कि जैसे मैंने कहा, ये हार्ट को रेगुलेट कर रहा है। तो यदि ब्लड प्रेशर आपका हाई हो रहा है तो आप अपनी इस तल हृदय, इसका नाम है तल हृदय मर्म, तो इसको आप ऐसे अंगूठे से वही दबा के और फिर दाहिने हाथ को, यदि हाई है तो पहले बाएं हाथ से करेंगे और फिर दाहिने हाथ से करेंगे। यदि लो रहता है, आपको बढ़ाना है, तो पहले राइट से कर लीजिए और फिर लेफ्ट से कर लीजिए। कभी भी एंजाइटी हो रही है, परेशान है, तो आप इसी मर्म को थोड़ा थोड़ा प्रेस कर लीजिए तो आपकी एंजाइटी लेवल्स डाउन हो जाते हैं। कभी भी एकदम से ब्लड प्रेशर शूट कर रहा है तो आप इसी को प्रेस कर लीजिए, तुरंत आपको लाभ मिल जाएगा। तो ये सबसे अच्छा CPR है, इमरजेंसी का जो एक लाइफ सस्टेनिंग, तो इस तरह से ये है। अब हम सीधे से अगले मर्म पर चलते हैं। अगला मर्म, यदि हम इसको 90 डिग्री पर, इंडेक्स फिंगर, अंगूठा, तो आप देखोगे कि यहाँ पर जहाँ से ये इंडेक्स फिंगर की हड्डी, अंगूठे की हड्डी मिल रही है, इसी के बगल में ये गड्ढा सा है। यहाँ पर हमारा अंगूठा बिल्कुल सेट होता है और बस हम वही नीचे उंगली रखें, ऊपर से इसको प्रेस कर दीजिए, तो इसका नाम है क्षिप्र मर्म। और ये मर्म हमारे थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। आजकल थायराइड इश्यूज काफ़ी हैं, तो ये दोनों हाथ में, और ये पेनफुल हो सकता है। तो ये एक कॉमन बात है, मर्म करते समय यदि आपको तकलीफ है तो उससे संबंधित जो मर्म है वो काफ़ी पेन करेगा, और जितना ज़्यादा पेन करे उतना ही ज़्यादा इशू है और उतनी ही जल्दी वो ठीक भी हो जाएगा। तो इसलिए पेन को सह लेना है, डरना नहीं है पेन से। बस केवल आप लंबी लंबी सांसें लेते रहिए और उसको आप प्रेस करिएगा। तो प्रेस करने के बाद 1 मिनट भी नहीं लगता, उसके बाद आप देखेंगे कि बड़ा रिलीफ हो गया। तो ये चीज़ हर मर्म के साथ है। तो ये हमारा क्षिप्र मर्म आ गया। इससे जो है एक्चुअली हमारी बॉडी में एक हार्मोनल एक्टिविटीज़, जो हार्मोन्स बॉडी में बनते हैं, वो रेगुलेट हो जाते हैं, बैलेंस में आते हैं। तीसरा मर्म, ये हमारा कलाई। तो कलाई जो है, यहाँ पर अगर हम जमीन की तरफ हथेली कर ले और इसको बिल्कुल एज पर ग्रिप करना है,
बीच की उंगली और अंगूठे से जोर से दबा के और पूरी हथेली को आप गोल चक्कर बना दीजिए, तो ये ब्रेन को बहुत जल्दी स्टिमुलेट कर देता है। छोटे बच्चे, 1 साल का बच्चा है, दिमाग लग रहा है कि उसका स्लो है, तो उनको ये मूवमेंट कर दीजिए, बहुत जल्दी दिमाग सही होने लगता है। बच्चा ला गिराता है, मुंह बंद नहीं होता है, तो उसका अलग है, लेकिन ये वाला जो है सीपी जो कहा जाता है सेरेब्रल पाल्सी, दिमागी स्लो, तो उसके लिए ये वाला मर्म बहुत अच्छा मर्म है। बाकी मर्म इधर चेहरे पर है, तो उसको अभी ले लेंगे। तो ये हो गया मणिबंध मर्म। इसके बाद जो हमारी कोहनी है, इस कोहनी पर भी 3 मर्म है, तो 3 मर्म यहाँ है, 3 मर्म यहाँ पर है। जो फोरआर्म यहाँ से और यहाँ तक की जितनी लंबाई है, इसका 1/4 पर जो पॉइंट है, इसको कहते हैं इंद्र बस्ती, और बस्ती का मतलब होता है एनिमा लगाना। तो जब कॉन्स्टिपेशन है, शौच खुला नहीं होता है, तो यदि हम इस पॉइंट को दबा लेते हैं तो ये काफ़ी अच्छा। तो कोलोन संबंधी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, किडनी से, प्रोस्टेट से, सारे जो इश्यूज हैं वो उनके लिए ये मास्टर की है। तो इसका नाम है इंद्रवस्ती। इसके बाद 2 मर्म हमारे, जहाँ ये मोड़ हो रहा है इसके आमने सामने है, और इनका नाम है कूर्पर। और ये मर्म जो हम भोजन करते हैं, उस भोजन की जो पाचन क्रिया है, जैसे एसिडिटी हो रही, ब्लोटिंग हो रही, गैस हो रही, इस तरह की चीज़, तो उसमें ये काफ़ी अच्छा है। वैसे जो पुस्तक प्रोफेसर जोशी जी की, हमारे गुरुदेव हैं, जिनसे हमने ये विद्या पाई है, तो वो पुस्तक अब गुजराती में भी अवेलेबल है, उसमें ये सब चीज़ें दिखाई हुई हैं, तो उसको आप जरूर विस्तार से पढ़ लेना, इसको अंतिम वर्ड मत समझना। इसके बाद जो ऊपर के मर्म हैं, ये बहुत अच्छे मर्म हैं। पहला वही, जैसे 1/4 आगे पर ये इंद्रवस्ती है, तो 1/4 पर आणी इसका नाम है। बिल्कुल बीचों बीच में हमने चल रहा है, ये जो हथेली बिल्कुल सीधी रखते हुए, और सेंट्रल लाइन, ये यहाँ से सेंट्रल लाइन चल रही है, मर्म बिंदु सेंट्रल लाइन पर ही है, एक्सेप्ट दीज 2। तो ये अणि मर्म है, और प्रेस सबका एक ही तरह का है, अलग नहीं है। इसी तरह से इसके ऊपर 4 उंगली सेम 1/4, तो ये ऊर्वी मर्म है। और इसके बाद अगला मर्म यहाँ कंधे पर है, जिसको हम कहते हैं अंश मर्म। तो ये 3 मर्म जो है, अणि, ऊर्वी, अंश, और इसके बाद पीठ की तरफ जो शोल्डर ब्लेड है, जो ये घूमता है पटेला, इसमें 2 मर्म हैं, एक बीचों बीच में, एक उसकी जड़ में है। अगर ऐसे हाथ रख के आप ऐसे लाओगे तो वो ठीक आपकी शोल्डर ब्लेड की जड़ पर आपकी बीच की उंगली पहुंचेगी, ऐसा करके। तो जो ब्लेड है, ब्लेड की जड़ में आपकी बीच की उंगली जाएगी, तो वही मर्म है पॉइंट, और इसका नाम है बृहति। तो ये 5 मर्म हो गए। इन 5 मर्मों के माध्यम से अगर हमारा ये हाथ का मूवमेंट किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो पूरी तरह से खुल जाएगा। अगर आपकी गर्दन के मूवमेंट की प्रॉब्लम है, वो भी खुल जाएगी। फ्रोजन शोल्डर हो रहा है, मतलब कंधे से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो अपने आप रिजॉल्व हो जाती है। तो इतने मर्म ये हो गए। अब हम यहीं से पीठ के मर्म, तो जो जहाँ पर हमारा ये पसलियाँ खत्म होती हैं, कमर जिसको बोलते हैं, कमर का गड्ढा, कमर के गड्ढे में लगाएंगे, और पीछे अंगूठा लास्ट रिब की जड़ में रख लीजिए, तो वो उसको बोलते हैं पार्श्व संधि। तो वीडियो में दिखाने के लिए कर लेता हूँ। तो ये जो यहाँ पर गड्ढा है, इसमें हम ये अपनी हथेली लगाते हैं, तो ये अंगूठा जब इसको दबाएंगे तो अंगूठा हमारा ठीक किडनीज के ऊपर प्रेस करता है। तो ये हमारा पार्श्व संधि, मतलब जहाँ पर छाती और पेट की मिलन हो रही है, वो ये पॉइंट है। तो ये किडनी से रिलेटेड है। यूरिनरी इश्यूज जितने भी हैं, यूट्रस इश्यूज हैं, इनमें ये मर्म अच्छे हैं। इसके नीचे फिर अगला मर्म है, जिसको कि हम
कुकुंदर नाम है इसका, और फिर एक नितंब मर्म है, तो वो थोड़ा हटके है तो। और एक जो जहाँ पर मेरी ये सिटिंग बोन, पेल्विक बोन की सिटिंग बोन है जो जमीन को छूती है, उसको कहते हैं कटी तरों। तो ये जो कटी तरों वाली बात है कि यदि हम ये जो क्रॉस लेग्ड बैठते हैं या फिर वज्र आसन में बैठते हैं, तो यदि हम इनमें बैठते हैं तो हमारी कमर तरुण मतलब यंग रहे। तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि अगर हम आलती पालती मार कर बैठते हैं तो हमारा एक जो हेल्थ है, ये जमीन में बैठना हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। तो कभी भी आप आसानी से जमीन में बैठना बंद ना करिए। उठने की प्रॉब्लम है तो भी बैठिए। और मैं मतलब कोई गलत एडवाइस नहीं दे रहा हूं, उसका कारण ये है कि जब तक जोड़ में मूवमेंट नहीं होगा, जब जोड़ में मूवमेंट होगा तभी उसमें ब्लड सर्कुलेशन हो सकता है। बिना मूवमेंट की मेडिसिन भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वहां ब्लड सर्कुलेशन ही नहीं जा रहा, तो मेडिसिन वहां पहुंचेगी नहीं। जो इंजेक्शन डायरेक्टली दिया जाता है इस फ्लूइड का, वही थोड़ा काम करता है, वो भी 1-2 महीने में सूख जाता है। तो इसलिए जब हम उठना बैठना जारी रखेंगे, और वो चीज हमने यहाँ पिछले 6 दिन में दिखाई है कि कैसे कितना भी परेशानी है, पीठ की परेशानी है, उठना बैठना मुश्किल नहीं है, आसानी से हो जाता है। ये चीज मैं एम्फसाइज करना चाह रहा था। जो हमारे मर्म हाथ है वही मर्म हमारी टांगों में भी है। तो जैसे ये हथेली का था, तो इसी तरह से हम अगर अपने पैर का ये पंजा लेंगे, इसकी शेप देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब हम ये पंजा रखते हैं तो ये हिस्सा हमारा हमेशा जमीन से ऊपर रहता है, तो मर्म कभी जमीन को नहीं छूता। अगर नीचे कोई भी कंकड़ वगैरह हो, अगर मर्म में लग जाए तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए देखिए पैर की रचना ऐसी बनाई गई कि एक्सीडेंटली भी कोई इसमें आघात ना हो। पहले से जब नंगे पांव चलते थे, अभी तो जूता पहन लेते तो चीज नहीं है, लेकिन इसी मर्म को तल हृदय कहा गया। तो इसकी लोकेशन यही है कि वही जैसे यहाँ बीच की उंगली से था, ऐसे ये जो इसकी बीच की उंगली है उससे बीचों बीच में ये लाइन चल रही है, और जहाँ पर ये हमारा आर्च का मिड पॉइंट है, यही इसका मध्य भाग है। 4 उंगलियां ऐसे रख लेते हैं तो हमारा अंगूठा अपने आप इस मर्म पर पहुंच जाता है। बहुत ही आसान है इसको करना, मुश्किल नहीं है। अगर आप बहुत से लोग ऐसे बैठना पसंद करते हैं तो ये हाथ अपने आप आपका यहाँ पर, मतलब कोई खाली बैठे हैं बात कर रहे हैं और ये धीरे धीरे यहाँ मर्म हो रहा है। तो पहले से ऐसा ही रहता था, हाथ जो है वो मर्मों को ही छू रहे होते। तो ये हमारा तल हृदय मर्म हो गया। फंक्शन एग्जैक्टली वही है कि नाभि से नीचे वाले जितने हिस्से में अगर ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है तो ये तल हृदय मर्म उसको सेट करेगा। अगला मर्म जैसे ये था अंगूठा पहली उंगली, यहाँ पर भी अंगूठा पहली उंगली, इसकी ठीक बीच में ये फिंगर्स को फ्री कर देते हैं और यहाँ पर अंगूठा रख के और बिल्कुल इसको सीधे आप डाउन डाल देंगे। तो ये क्षिप्र मर्म है, ये भी पेनफुल होता है अगर प्रॉब्लम है तो, और इससे भी पूरा जो हार्मोनल एक्टिविटी इस डाउन एरिया में है वो स्टिमुलेट होती है, मतलब होने लगती है। तीसरा बड़ा मर्म आता है गुल्फ मर्म। जैसे हम ये रोटेशन कर रहे थे, तो यदि इसका आप रोटेशन कर लेते हैं तो ये आपका अच्छा वैसे ही मतलब स्टिमुलेट हो जाएगा। लेकिन यदि किसी से नहीं हो पा रहा है या किसी को ज़्यादा ही तकलीफ है, पूरी सूजन हुई है, बहुत सी बार हम देखते हैं कि ये टांगें सूज जाती हैं, पैर भी सूजे हुए हैं, तो यदि हम ये 3 मर्म कर लें, तल हृदय, ये क्षिप्र और ये गुल्फ। तो गुल्फ का क्या है कि जहाँ पर ये टकना है, ये ठीक इस टकने के नीचे होता है, हल्का सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन जैसे ये चंद्राकार है, ये एड़ी भी चंद्राकार है, तो हम अपनी इस उंगली को भी चंद्राकार बनाकर नीचे रखते हैं, अंगूठे से ग्रिप ले रहे हैं
यहाँ दबाने का कोई वो नहीं है, केवल ग्रिप के लिए है, ताकि ये जो इंडेक्स फिंगर है इसको हम दबाते हुए ऊपर को लाएंगे तो मर्म बीच में आता है और उंगली हम उस मर्म के ऊपर चला देते हैं तो एक चाबी की तरह टिक 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 आवाज आती है। तो इस मर्म को आप बिल्कुल 100% पकड़ सकते हो, उसमें कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा, बिकॉज ऑफ दिस कि वो आपको भी सुनाई देगा, ये फिंगर भी उसको पकड़ती है। तो इस तरह से ये, और ये बहुत अच्छा मर्म है। तुरंत से ये 3 मर्म अगर आपने कर लिए, पैरों की सूजन उसी समय कम हो जाएगी। आपको नहीं लग रहा कि ये सूजन है, आप ये करिए, आप देखना कि वो फ्लैट होके आपकी ये नसें वगैरह दिखने लगेंगी। तो इस तरह से हमने, कभी हम ये सोचे कि बड़ी अच्छी लेग बिल्कुल, तो उसमें अगर सूजन है तो अच्छा नहीं है। तो जैसे ही ये मर्म पड़ते तो पता लग जाता है कि सूजन है या फिर वो प्रॉपर मतलब गुड मसल्स वहाँ पर है। अगला मर्म इंद्रवस्ती, सेम यहाँ पर है। इसी टकने से 8 उंगली ऐसे नापेंगे। अगर ये उंगलियों से बॉडी नापी जाती है, 8 उंगली से नापते हैं तो ये हमारा मसल्स यहाँ से चालू हो रही। इसी जगह पर हम ये चारों उंगली बैक टू बैक रखकर और यहाँ पर लगाकर मिड लाइन पर, मिड लाइन के दोनों तरफ, और ये हम ग्रिप लेते हैं। यहाँ से ग्रिप लिया और चारों उंगलियों से हम इसको ऐसे ऊपर को दबाएंगे तो यहाँ अंदर राइट इन द मिडल जो नर्व्स चल रही हैं, इसको दबाने से उन पर थोड़ा मैसेजिंग हो जाती है। तो उससे ब्रेन जो है हमारी टांगों की तरफ को पूरा स्कैनिंग कर लेता है और पूरा हील भी करेगा। और इसके बाद जो लास्ट मर्म टांग का है, तो जहाँ पर ये घुटना है, ये घुटने का ये मोड़ है, तो ये मोड़ क्लियरली विजिबल है। तो जो मर्म है वो इस जोड़ से आगे की तरफ को है। तो हम ये फ्रंट में ऐसे अपना अंगूठे रखें फ्रंट, और ये उंगलियां नीचे लाएं दोनों तरफ ऐसे। जैसे ये इस साइड में है तो ये साइड में है, बीचों बीच में नहीं ले जाना है। और ये लाइनें आपको दिखेंगी, आप किसी और की देखें तो ये पीछे लाइनें बनी हुई हैं, उसी लाइन में आगे की तरफ हम ये रखते हैं और ऐसे करके उंगलियों से इसको भी प्रेस करेंगे। सो प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, इस तरह से। तो ये 6 मर्म करने से आपको घुटने की प्रॉब्लम है, टकने की प्रॉब्लम है, हिप्स की प्रॉब्लम है, साइटिका है, वेरिकोज है, कितनी तरह की प्रॉब्लम से सारी की सारी, यू वन डजंट नीड टू थिंक कि किस प्रॉब्लम का क्या है, आप सारे मर्म कर दीजिए तो जो भी इशू है वो अपने आप निकल जाएगा। आज ही दिन की बात है, हमारे कैलाश यात्रा पर मेरे साथ थे, अभी कनाडा रहते हैं, घुटने का ऑपरेशन कराने के लिए आए थे। फेसबुक में उनको पता चला कि मैं यहाँ हूँ तो तुरंत से उन्होंने मुझे मैसेज किया कि साहेब आपसे मिलना है। आए, बताया कि घुटने का ऑपरेशन है। हमने कहा इसको तो रोक देते हैं। तो मैंने उनको केवल ये मर्म किए और वो बिल्कुल, वो कहता अब तो कोई परेशानी है ही नहीं। तो ही हैज कैंसल्ड हिज नी सर्जरी। और वापस, तो ये मतलब इतनी बढ़िया चीज है। आजकल हम सोचते हैं कि सर्जरी करके ठीक हो जाएगा। सर्जरी, देखिए कोई भी शरीर में कोई भी अंग खुल गया तो मतलब समझिए कि वो पार्टली तो डिसेबल हो ही गया। तो ये मतलब आप सर्जरी पर बहुत ध्यान रखिएगा और जितना हो सके आप अपनी मतलब जो हमारी नेचुरल इस शरीर में इतनी सारी मैकेनिज्म है, विद्याएं हैं, इन विद्याओं को यदि हम जानेंगे और इन पर ज़्यादा विश्वास करिए, क्योंकि आपको तुरंत रिजल्ट देता है। आप लोग इतने यहाँ आए हो इसीलिए आए हो कि पिछले 6 दिन में आपने बहुत कुछ अनुभव किया है, देखा है कि वास्तव में ये रिजल्ट दे रहा है और इतनी आसानी से कितना भी बुजुर्ग है वो भी कर सकता है। आजकल सीनियर्स की मैक्सिमम
सीनियर्स केयर इशू है, तो अगर पैरामेडिक स्टाफ को ये सारी ट्रेनिंग हो जाए तो सीनियर्स के लिए बहुत अच्छा, मतलब एक उनका मेंटेनेंस, उनको मच बेटर लाइफ हम दे सकते हैं। तो ये चीज़ें आप समझिएगा। कई सीनियर्स को मैंने इस बीच में देखा है और एक सेटिंग में ही उनको बहुत मतलब डिफरेंस बिल्कुल नज़र आता है कि हाँ बहुत रिलीफ है, जो मेडिसिन नहीं करती। और मेडिसिन आपको साइड इफेक्ट खूब देती है, उसको आप जरूर रखिएगा। हर पेन किलर ब्रेन को डिसेबल कर रहा है, इतना तो मैं बड़े डंके की चोट पर बोलता हूँ। तो इसलिए पेन किलर आप आसानी से नहीं लीजिए, पेन को सहना हमको सीखना चाहिए। जब अनबियरेबल हो जाए तो वहाँ पर भी हमारे पास ये है जो कि पेन को मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी दिए हैं जहाँ पर कोई भी पेन किलर काम नहीं कर रहा था और हमारे ये हाथ के मर्म काम करके पूरा पेन उसी समय गॉन। तो इसलिए ये चीज़ अगर आप थोड़ा हमारी जो प्राकृतिक पौराणिक की चिकित्सा विद्याएं हैं इनको हम मतलब इनके साइंस को जाने, योग आसन से, तो योग आसन को भी जब तक हमने सही आसन नहीं समझा है उसकी एग्जैक्ट पोस्चर क्या होनी चाहिए, तो तब तक उसका रिजल्ट नहीं मिलता जो आना चाहिए। तो हर योगासन में मर्म इन्वॉल्व है। तो यदि हमें मर्म विद्या का ज्ञान हो जाता है तो हम हर आसन में जो उसमें मर्म है उसी पर फोकस करके और अपना रिजल्ट लेते हैं। बाकी सर के मर्म भी क्विकली मैं आपसे मेंशन कर देता हूँ, जो बड़े बड़े मर्म हैं। तो ये जो हमारा आधिपति जहाँ चोटी रखी जाती है, चोटी इसीलिए रखी जाती है कि ये बड़ा सेंसिटिव एरिया है कि इसके ऐसे यहाँ से इस लाइन में जो हमारा दिमाग होता है, तो जब हम ये पांचों उंगलियां ऐसे बराबर करके और पांचों उंगलियों से यहाँ पर हम प्रेस देंगे, ऐसे प्रेस रिलीज, तो ये दिमाग को थोड़ा जगाता है। अगर दिमाग नहीं काम कर रहा तो उसको स्टिमुलेट करेगा। उसके बाद जो अगला बड़ा मर्म है वो स्थापनी मर्म, ये जो जहाँ हम टीका लगाते हैं जिसको आज्ञा चक्र भी कहते हैं। तो ये त्रिवेणी है जहाँ पर हमारी तीन बड़ी नाड़ियाँ ईला, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियाँ जो पूरा एनर्जी फ्लो बॉडी में मैनेज करती हैं, इनका ये ओरिजिन मतलब सेंटर है। और यहीं से जितनी भी हमारी समझ है, तो हमारी समझ दिमाग में है, वो बुद्धि के द्वारा मन को दी जाती है, या मन का आसन भी है। सो दिस फोरहेड इज द सीट ऑफ माइंड। अभी जैसे इस समय आपका मन यहाँ पर बिल्कुल सेट है, इधर उधर वो कहीं डाइवर्टेड नहीं है। जितना हम काम में जो कहते हैं ना थोड़ा मन लगाओ, तो मन लगाने का मतलब यही है कि जो काम हो रहा केवल उसी को आपकी सोच में होना चाहिए, अन्य बातें उस समय ना आए। भोजन करते समय केवल भोजन में, इसी तरह से। तो ये वाला जो है बहुत बड़ा मर्म है। और जिनको ये साइनस नेजल इश्यूज हैं तो उनका समझिए कि सारा सिस्टम यहीं से गड़बड़ है। तो इसलिए प्रयास ये होना चाहिए कि हमें ये नेजल इश्यूज कभी हों ही ना। और योग में ये जो नास्य क्रियाएं हैं, नीति क्रियाएं हैं, इनके माध्यम से हम इसको बिल्कुल साफ रखते हैं। तो तब होता है कपाल भाती, कि हमारा कपाल चमक रहा है। कपाल भाती हम सोचते हैं ये कपाल भाती, लेकिन इसका रिजल्ट क्या है कि ये वाला हिस्सा हमारा बिल्कुल फ्री और जो एयर फ्लो है उसका पता भी नहीं लगता कि सांस जा रही नहीं आ रही। तो जब कपालभाति होती है तभी हम प्राणायाम अच्छा कर सकते हैं। अगर ये हमारा ये वाला एरिया अच्छा रिलैक्स्ड है तब प्राणायाम की हम सोच सकते हैं। अगर आपको सर्दी जुकाम रहता है तो प्राणायाम हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हमारा दूसरा स्थापनी मर्म है और बहुत मुख्य मर्म है, इसलिए इस पर हम बहुत फोकस करते हैं। तीसरा मर्म यहाँ से, अगर आप ये आँख की जो
गड्ढा है इसकी बोन आएंगे, जहाँ पर ये कॉर्नर आ जाता है फिर नीचे को आ रहा है, यहीं से हल्का सा अपने ऊपर को उंगली लेनी है, तो आपको एक सॉफ्ट एंड हमारी इस टिप इंडेक्स फिंगर की टिप के ही बराबर वो सॉफ्ट है, उसी पॉइंट पर ये रखिए और अंदर को प्रेस कर लीजिए। इसका नाम अपांग मर्म है और ये थोड़ा सर दर्द को कम करने में यूज होता है। ये अपांग मर्म हो गया। अब इसके बाद चौथा मर्म लेते हैं, जो कि ये नाक की जड़ में, जहाँ पर नाक हमारे ये चेहरे पर आ रही है कोना, तो यहीं पर आप ये सबसे छोटी उंगली ये ऐसे रख के और छोटी उंगली को अगल बगल रख के और इसको आप प्रेस कर लीजिए ऐसे। तो इसका नाम है फणा और ये छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा मर्म है। तो जो सेरेब्रल पाल्सी में इस मर्म का बहुत उपयोग होता है। माउथ अगर टेढ़ा मेढ़ा है, तुतला बोलने में तोतलापन है, इस तरह की चीजें, लार गिर रही है, तो ये मर्म तुरंत से उनको बहुत सेट कर ले। तो इसका नाम है फणा मर्म। इसके बाद कान के लिए, कान के पीछे मर्म है, तो उस तक जाने के लिए आप ये बिल्कुल हाथ सीधा करिए, कोहनी से मोड़कर सर के ऊपर, कलाई से मोड़कर ये कान के पर्दे के पीछे लाएं और पीछे आपकी बड़ी उंगली हड्डी पर होगी। कान के पीछे हड्डी है और बड़ी उंगली जहाँ तक पहुँच रही है, लास्ट में टिप जहाँ पर है, वहाँ और कान के पर्दे के बीच में गड्ढा है। उस गड्ढे में आप अपना अंगूठा सेट कर लें गड्ढे में, और कान के पर्दे को कान के छेद की तरफ को धक्का दीजिए, तो कान का छेद बंद हो जाएगा। डुब डुब ऐसे साउंड आती है। ऐसे ही दूसरी तरफ भी रख लीजिए और दोनों को ही आप तो इस तरह से ये विदुर मर्म इसका नाम है। और कान की जो भी इश्यूज हैं, जो जिनके यहाँ साउंड आती है, इंटाइनिटिस या कुछ इस तरह का नाम है, तो इस तरह की, या फिर कान बहता है, जो भी इश्यूज है, तो ये वाला मर्म इसके लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद जो लास्ट मर्म चेहरे पर बड़ा मर्म, वो ये यहाँ पर सिंघाटक मर्म होते हैं। तो जहाँ पर ये नाक की हड्डी माथे की हड्डी से मतलब टच कर रही है, सो एग्जैक्टली द मीटिंग पॉइंट, तो उस पॉइंट पर हम नाक की जो बोन है, नाक की बोन को पकड़ के मतलब टच करते हुए और नाक की बोन को दबाएंगे ऐसे, बिल्कुल जड़ पर, नीचे, टॉप में नहीं दबाना है, उसकी जड़ पर दबाना है। इसका नाम है सिंघाटक मर्म। और जो हमने प्रोफेसर जोशी जी से सुना है कि ये जो चार बड़ी इंद्रियां हैं, कान, आँख, नाक और जीभ, इनकी जो नर्व्स हैं, ये सब आएंगी और इस सिंघाटक पर ये मिल जाती है और यहाँ से फिर ये आज्ञा चक्र पर आती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मन किस तरह से इंद्रियों से जुड़ा हुआ है। पूरा साइंस अवेलेबल है कि माइंड, जिसको हम देख नहीं सकते क्योंकि उसका फिजिकल कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो वो यहाँ कैसे बैठा है और कैसे वो हमारी इंद्रियों के साथ कनेक्टेड है, माइंड पीछे बुद्धि से कैसे कनेक्टेड है, और फिर दिमाग नाम की चीज, तो ये सब कैसे कनेक्टेड है, यही जो नाड़ी शास्त्र है और नाड़ी तंत्र है। और इसी तरह से प्राण का साइंस है, प्राण वायु कहा गया है, उसके भी कई भाग हैं। तो इस तरह से जब हम इन विद्याओं का हमें जानकारी होगी और प्रैक्टिकल नॉलेज की किस तरह से ये हमारे लिए चल रही है और किस तरह से हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, तो ईश्वर ने हमें कंट्रोल भी दिया हुआ है कि आप स्वयं से इन पॉइंट से
चीज़ें ठीक रख सकते हो। तो इस तरह से ये मर्म विद्या आई है। 2 दिन पहले मैंने आपको रुद्राभिषेक के 3रे अध्याय का श्लोक भी सुनाया था, जहाँ पर ईश्वर से प्रार्थना की जा रही थी कि मेरे मर्मों को सुरक्षित कर लो, और जगह चोट लग भी जाए तो कोई बात नहीं। और फिर शिव कहते हैं, यजमान मैं तेरे सारे मर्मों को आच्छादित कर रहा हूं। तो इस तरह से इन मर्मों का जो ज्ञान है वो ऐसा नहीं है कि ये किसी ने अभी खोजा है, ये हमारे आयुर्वेद के शास्त्र में पूरी तरह से है। और हमारे जो मतलब जो हमारी पूजा पाठ जो मतलब बड़े बड़े जो अनुष्ठान, जिनको हम अनुष्ठान कहते हैं, तो हर चीज़ का अनुष्ठान किया जाता था कि हम उस शक्ति को जागृत करें अपने अंदर। तो ये सब शक्तियाँ जब हम अपने अंदर लेते हैं तो फिर नेचुरली हम स्वयं पर पूरा आत्मनिर्भर रह सकते हैं। तो इन शॉर्ट में इस समय इतना ही कहूँगा, क्योंकि पर्पज़ यही था कि आपको एक ओवरऑल आइडिया रहे कि जो मेजर पॉइंट्स हैं मर्म बिंदु और किस तरह से हम इनको यूज़ करेंगे। तो यदि टांगों की प्रॉब्लम है तो बस आप आँख बंद करके सारे मर्म कर लीजिए, और नाभि से ऊपर की कोई भी प्रॉब्लम है हाथों के सारे मर्म कर दीजिए। उसके अलावा फिर जो स्पेसिफिकली मालूम है और उससे रिलेटेड मालूम है तो हम उनको एडिशनली और यूज़ कर सकते हैं। तो इतना मैं आपको कहूँगा। अब मैं थोड़ा सा आपको, हमारे यहाँ फ्रंट में भी मर्म हैं जिनको हम डायरेक्टली नहीं प्रेस करते। जैसे हमारा निपल है, इसकी 2 उंगली ऊपर 2 उंगली मतलब 4 उंगली ऐसे और निपल बीच में, तो दोनों एज पर मर्म है। तो इसको स्तन मूल और स्तन रोहित ऐसे करके नाम दिए गए हैं, 4 मर्म दिए हैं। ऐसे ही हमारे ये आर्म पिट इधर को मर्म है। तो हम क्या करते हैं कि ये डॉक्टर साहब ने, मतलब डॉक्टर साहब अपना रिसर्च करते रहते हैं, तो उन्होंने एक ये बनाया कि हम जनरली ऐसे बैठते हैं ना, नॉर्मली हम ऐसे हाथ बांध लेते हैं, तो इनमें मर्मों का ही खेल है ज़्यादा। तो अगर हम मर्मों को जान के थोड़ा देखें तो क्या करेंगे, हमें मालूम है कि 4 उंगली ऊपर पहला मर्म है और फिर 4 उंगली पर दूसरा है। तो अगर हम ये उंगली 4 उंगली ऐसे ही रख लें तो दोनों मर्म इसमें आ गए। तो इसको ऐसे रख लिया, और अब इसको हम ये अंगूठा थोड़ा ऐसे रखेंगे और ये उंगलियां ऐसे हैं, अंगूठा इस तरह से। तो ये क्या है, हम इसके ऊपर लाएंगे और नीचे की साइड में ले आएंगे, तो ये स्तन मूल में चला गया। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा एक लीवर बना, हमने ये उठाया, सांस भरी, इधर भी दबा के पकड़ा है और इधर भी दबा रहे हैं, तो ये मर्म अपने आप दब रहे हैं। वहीं रखिए, उठा ऊपर नहीं उठाना है उसको, वहीं रखिए, बस प्रेशर डालिए और प्रेशर छोड़िए। तो इस तरह से ये हमारे इस एरिया के लिए लंग्स हैं और हार्ट है, जो मेजर तो है यही है। इसके बाद जो हम हार्ट हमारा लेफ्ट साइड में है, तो हार्ट के लिए उन्होंने कहा इस बार आप ये उंगलियां ऐसे मोड़ के, अंगूठा साइड में रखा है और फिर से वही पोजीशन है, इसको तो ऐसे ले लिया और इस बार हमने इसको ऊपर को ले आया, तो दिस टाइम ऊपर की तरफ, और ये साइड में आएगा। तो ये वाले जो हैं ये पसलियों के उसमें, और वहां से हार्ट को सपोर्ट दिया जाता है। तो ये हमारे गुरुदेव जो बता रहे हैं, मैं एग्जैक्टली आपको वही बता रहा हूँ, बाकी क्योंकि मुझे इतनी एनाटॉमी नहीं मालूम है कि ये किस तरह से है, क्या है, और इसका जो हमें बताते हैं वो यही है कि लीवर यही है। पहले में हमने ऐसे डाउन किया हुआ, इसमें हम थोड़ा ऊपर को ले रहे हैं और इसकी पोजीशन चेंज है, प्रेशर यहाँ से जाए,
पहले वाले में प्रेशर इससे जा रहा था, तो ये इसमें चेंज है और इसमें है वही। तो इस तरह से ये हम इनडायरेक्ट जितने भी हमारे नाभि वाले मर्म हैं, तो सॉरी चक्रों वाले मर्म, तो चक्रों में कभी भी हम दबाएंगे तो इनको हम इनडायरेक्टली ही स्टिमुलेट करेंगे। तो थोड़े थोड़े मैं आपको दिखा देता हूँ कि चक्रों वाले मर्म इनडायरेक्टली हम कैसे करते हैं। जो मॉर्निंग सेशन में रोज आ रहे हैं उनको तो पूरा पता है, बाकी जो लोग नहीं आ रहे हैं उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हमें मालूम नहीं है मर्म कहाँ पर है, लेकिन साधारण से मूवमेंट से हम उसको ट्रेन कर सकते हैं। तो यदि आप इस पोजीशन में आ सके तो अच्छा है, नहीं तो आप कुर्सी में, जो मान लीजिए जो नहीं आ सकते तो वो कुर्सी में अपना बैठ के ये जो हमारी गड्ढा है इसमें हथेली सेट करेंगे और अंगूठा लास्ट रिब की जड़ में है और ये पहली उंगली लास्ट रिब की जड़ में है और बाकी उंगलियां कहलाती हैं ये बड़ी कॉलर के ऊपर आ जाती है। अब हम जब सांस छोड़ते हुए इसको दबाएंगे और उंगलियां दबाएंगे तो ये बहुत अच्छा मर्म हमारा होता है और साथ में पूरा जो शरीर से मल को बाहर निकालने वाला तंत्र है पूरी तरह से एक्टिवेट किया जाता है। तो इसको दबाते हुए सांस पूरी छोड़ें, पेट अंदर खींचे और छोड़ते हुए पेट फुलाते हुए पूरी सांस अंदर। तो इस तरह से ब्रीदिंग के साथ कोऑर्डिनेट कर देते हैं तो और भी इसका डबल इफेक्ट होता है, क्योंकि ब्रीदिंग के माध्यम से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और ब्लड में ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ा हुआ है। इस तरह से ये बहुत अच्छा थेरेपेटिक है। ऐसे 15-20 बार आप करके इसको कर सकते हैं। अब जो लोग वज्रासन में बैठ सकते हैं तो उनके लिए तो अच्छा है कि आप सीधे वज्रासन में बैठ जाएं। और ये जो नाभि है, नाभि एक बहुत बड़ा मर्म है। नाभि से समान वायु कहा जाता है कि प्राण के 5 मुख्य भाग हैं। पान वायु, जिससे कि जो भोजन हम ले रहे हैं, कोई भी चीज पान कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, भोजन ले रहे हैं, वायु का पान हो रहा है, तो ये सब इनका जो हमारे बॉडी में डाइजेशन का रोग है तो वो इससे बड़ा अच्छा, तो इसको कहा जाता है पान वायु। और ये मुंह से लेकर यहाँ तक हमारे एब्डोमेन, तो लगभग ये हार्ट पॉइंट तक इसका वो स्प्रेड है। और ये थायराइड से हमारे इस शोल्डर एरिया, नेक एरिया, यहाँ के मर्म हमें बताए नहीं जाते। 12 मर्म यहाँ हैं, बहुत नाजुक है, हल्का सा गलती होने से इंस्टेंट डेथ होती है, इसलिए ये इनडायरेक्टली ही किए जाते हैं। तो नाभि पर भी समान वायु कहा गया, तो पान वायु और अपान वायु लेंगे, लेकिन समान वायु। तो जब भोजन का डाइजेशन हो गया, ब्लड उससे मिल गया, अब ये पूरे शरीर में समान रूप से बांटना है, जहाँ पर जिसको जितना चाहिए। तो वो जो समान वायु कहा गया कि यहाँ से अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है सारा नाड़ियों के द्वारा है। तो हम ठीक इस नाभि के ऊपर मुट्ठी रखकर और दूसरा हथेली इसके ऊपर हल्का सा ऐसे आगे को झुकेंगे, ये कलाई हमारी रिब केज के अंदर को आएगी, तो ये लिवर वगैरह उनको प्रेस करेगी और झुकते हुए सांस भरें, सीधा होते हुए छोड़ दें। तो इस तरह से ये एक बड़ा मर्म है। नाभि चिकित्सा करके आजकल काफी उसका भी प्रचार है कि, और नाभि गिरने का तो बहुत मतलब
पहले ये होता था कि भाई नाभि गिरी हुई है, कोई भी डाइजेशन संबंधी इश्यू होता तो कहते थे नाभि गिरी है, मतलब वो अपनी जगह से डिस्प्लेस्ड है और उसको छोटी मोटी उनसे जगह पे ले आया जाता था। तो ये वही चीज़ है, एग्जैक्टली उसी का है कि नाभि अगर ये जो हमारी नाड़ियाँ थोड़ा भी इधर उधर हो रही तो वो अपनी जगह पर सेट हो जाती है, तो हमारा डाइजेशन प्रोसेस सही रहेगा और जो ब्लड का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बढ़िया रहेगा। तो ये हो गया। अब इसके बाद ये जो स्वादिष्ठान चक्र का है कि हमारी नाभि से ये जो एक एक विलास की दूरी होती है, तो इसका ये मध्य भाग ठीक यहाँ पर आता है, हथेली इसके ऊपर रख ली और ये बस्ती मार्ग कहलाता है। यहाँ पर जोड़ देने से जो मल निष्कासन है वो क्रियाएं बड़ी स्मूथ हो जाती हैं, चाहे पेशाब बाहर निकालनी है, लेडीज़ में यूट्रस की जितनी इश्यूज हैं तो उनके लिए बस्ती मार्ग। और इसमें हम पूरी पीठ को आगे लाएंगे, सांस भर लें, वापस आए, सांस छोड़ दें, इस तरह से। तो अब इस अभ्यास में हमारा कटी तरुण मार्ग भी चल रहा है और इधर जितनी भी हिप के एरिया के मार्ग में ये सब एक साथ आ रहे हैं और यहाँ से हमारा ये बस्ती मार्ग आ रहा है। तो इस तरह से ये जो मतलब बहुत सिंपल सी मूवमेंट्स हैं, लेकिन इनको कैलिब्रेट किया है, ये योग के आसन नहीं है और ये प्रोफेसर जोशी एक्सक्लूसिवली बाय हिम, nobody else has given this kind of treatment। तो वर्तमान में कई लोग मर्म के विषय में मतलब चर्चा करते हैं, लेकिन जो पहला प्रेजेंटेशन है ब्रीदिंग आउट करना है, then we bend down or we have to breathe ब्रीद इन, हाँ ब्रीद इन। इसलिए जैसे मैंने कहा कि मर्म को सहजता से छूना है, हमने एग्रेसिव नहीं होना है कि हम उसको दबा दें, बस सोचते दबा दें पूरा ठीक हो जाएगा तो वो बहुत नुकसान कर देता है। तो जब हम नॉर्मल आसनों में, आसनों की प्रैक्टिस में हम झुक रहे हैं तो सांस बाहर छोड़ दें, दैट इज द नॉर्मल। बट यहाँ पर क्योंकि हमने मुट्ठी मर्म के ऊपर रखी है, अब ये अंदर को दबाएगी, हम झुक रहे हैं तो मुट्ठी अंदर को जाएगी और सांस निकाल दी तो हो सकता है ये बिल्कुल दबा दी। तो क्योंकि मुट्ठी यहाँ रखी हुई है, पहले यहाँ रखी थी फिर यहाँ रखी हुई है, तो हम इसको फुला दें, गुब्बारा फूला हुआ है तो प्रेशर ज़्यादा नहीं जाएगा। तो इस तरह से, इसलिए ये चीज़ है कि जाते हुए सांस ले लें, आते हुए छोड़। तो ये हमारा स्वादिष्ठान मर्म हो गया, नाभि मर्म हो गया, गले का जो विशुद्ध चक्र होता है इसको भी हम ले लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि 4 तरीके से सांस लेते हैं। ये बहुत अच्छे मर्म हैं, इनसे ये जो हमारी मतलब लंग्स की एक्टिविटी है और पूरी इधर की जितनी भी एक्टिविटी है, खासकर ये मतलब रेस्पिरेटरी, ये सब चीज़ें हमारी इनसे तो गले और चेहरे के मामले में इनडायरेक्टली यूज हो रहे हैं। हम क्या करते हैं, नाक से लंबी सांस खींचेंगे और छोड़ते हुए हमने ऐसे पूरा जबड़ा तान के और जीभ बाहर खींच के बिना आवाज की ब्रीद आउट करनी है। तो ऐसे आवाज नहीं आनी चाहिए, आप केवल पेट को अंदर को दबाते जाएं और सांस को बाहर निकालते जाएं, तो ऐसा साउंड होता है। तो इस तरह से आपके इधर पेन हो जाना चाहिए, हाँ, ये चीक बोन्स में आपको लगना चाहिए कि कुछ हुआ, तभी जो है ब्रेन खुलता है। और इधर से जितनी भी ये नाड़ियाँ हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सुषुम्ना नाड़ी ब्रेन से अपना सारा प्राण भी लेती है और पूरा कॉन्शियसनेस समझ भी लेती है और उसको यहाँ मन पर लाती है। अब यहाँ से वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वितरण हो रहा है प्राण का भी और प्राण के साथ समझ का भी। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ये अब पूरा ट्रैवल करता है
तो इस एरिया में वो बिल्कुल मतलब स्मूथ रहना चाहिए। तो अगर यहाँ की नर्व्स हमारी ब्लॉक है तो मैसेजिंग बॉडी को नहीं मिलेगी। तो इसलिए ये जो सिंपल से हैं, आपने देखा होगा कुत्ते बिल्ली जो ये हैं, ये लोग अपना जबड़ा काफी, इनकी जो मेन चीज है कुत्ते की स्मेल सेंस। तो इसी तरह से तो ये लोग, तो इसके पीछे यही है कि ये सारा यहाँ से जो नाड़ी तंत्र चल रहा है ये पूरी तरह से एक्टिव रहे, हमारी सेंसेस पूरी तरह से एक्टिव हो। तो इस तरह के लिए है। इसी में दूसरा है कि हम गहरी सांस लेकर पेट फूल जाएगा और फिर और फुलाने का प्रयास करते हैं तो हम सांस को धक्का देते हैं, मुंह बंद रखते हैं तो इस तरह से पेट भी और फूलेगा, लंग्स फूलेंगे तो पेट फूलेगा, गला फूलेगा तो सांस की नली खुलेगी। तो इस तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम काफी हम खोल लेते हैं। तो गहरी सांस भर के तो जब जोड़ी लगाते रहते हैं तो एकदम से नाक से गुब्बारा फट जाता है। तो इस तरह से ये हमारे चेहरे वाले भाग और गर्दन वाले भाग और इनका फिर बॉडी से कोऑर्डिनेशन ये इनडायरेक्टली हो जाता है। तो ये चीज़ हम यदि अपना लें तो बहुत आसान हो जाता है। फिर इसी तरह से जो स्नोरिंग वगैरह की काफ़ी इश्यूज है तो उसके लिए भी यदि हम ये जो कंठकूप कहा जाता है कि ये जो गड्ढा है इसमें आप ये जलंधर बंद इसको कह रहे हैं कि जल अंदर न जा सके, जल अंदर बंद। तो ये बंद लगाकर और अब हम पेट को चलाकर तो ऐसे जब करेंगे तो ये सारा क्लीनिंग हो जाएगी। तो ये जो कंठकूप है, जो स्नोरिंग का चक्कर है वो यही है कि ब्रीदिंग यहां से सांस की नली में नहीं जा रही, ब्लॉक है। तो ये सब क्रियाएं हैं, इनको क्रियाएं कहा जाता है। क्रियाएं हैं जिनके माध्यम से ये सारे मैसेजेस खोले जाते हैं। तो हमारे ये सब मर्म पूरी तरह से इस चीज को सुनिश्चित कर लेते हैं। और लास्ट में जो जे क्रिया तो बहुत समय से सभी जगह होती है, तो ये हम चिन अप करके और नाक से गहरी सांस भरते हुए इस एरिया को सिकोड़ना है, सांस की नली को सिकोड़ना है। तो तो इस प्रोसेस में अगर हमारी विंड पाइप में थोड़ा भी कंजेशन है ना, जो ये आस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इसका जो ट्रिगरिंग फैक्टर है वो यही है। तो यदि हम ये क्रियाएं करते हैं तो हम ये ट्रिगरिंग फैक्टर्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है। और इस तरह से ये प्रैक्टिसेस हमारे प्रोफेसर जोशी जी ने बनाई हुई है और कुछ जो आए योग के माध्यम से जो मेरी समझ में आया और जो मुझे अनुकूल लगा तो वो भी हमने इसमें जोड़ा है। और हम इसको पूरी तरह से मतलब जब जॉइंट हमारे शिविर्स होते हैं, मैं भी होता हूँ, प्रोफेसर जोशी भी होते हैं, तो वहाँ पर हम ये पूरा एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम प्रेजेंट करते हैं और इसका बड़ा अच्छा हमें परिणाम मिलता है हर तरह से। तो मेरे ख्याल से मुख्य तो यही है जिसके माध्यम से कि हम जो फिजिकली जिनको कर सकते हैं
और जिनको नहीं कर सकते इनडायरेक्टली इस तरह से हम इसको कर लेते हैं। तो ये हमारा मर्म का विषय होगा। और जैसे मैंने पिछले योग के माध्यम से ये बताया है कि शरीर अपने में अपने से कुछ भी नहीं कर सकता। शरीर को हर समय बताना पड़ता है। जैसे एक बच्चे को बताना पड़ता है कि अब सो जा, अब खा ले, तो अभी उसकी क्योंकि कोई समझ नहीं है तो हम उसको गाइड कर रहे हैं। शरीर भी शुरू से आखिर तक थोड़ा बहुत हैबिचुअल, अगर जो कहा जाता है दिनचर्या, अगर हमने डेली रूटीन अपना अच्छा बना लिया है कि हम सुबह जल्दी उठते हैं, उसमें भी हमारा बड़ा नियम है कि फटाफट शौच गए, नहाया धोया, योगासन का किया, थोड़ा बहुत ध्यान का किया, अगर ईश्वर के प्रति भक्ति है तो भी अच्छा है, थोड़ा बहुत पूजा पाठ से भी काफ़ी ये मतलब भावनाएं जागृत होती हैं। तो इसलिए ये सब भावनाओं को जागृत करने के लिए होता है। उसके बाद भोजन का समय है कि यदि हम मुख्य भोजन सुबह 9 से 10 बजे के बीच में करें, बताया जाता है कि सूर्योदय, सनराइज एंड सनसेट, ये बहुत बड़े मतलब आप देखें कि हमारे जो इस्लाम भाई हैं ये सब सन को ही फॉलो करते हैं और कहते हैं हम सन को नहीं मानते। आप देखिए कि उनकी हर नमाज की कॉल हर दिन के सनराइज सनसेट के हिसाब से होती है ना। ईद हमारी चांद को देख के तो कहेंगे हम इनको नहीं मानते। तो ऐसी मूर्खता जो है वही गिरा रही है। ये कहीं कुरान शरीफ में सिर्फ कुछ नहीं, ये सब जो मॉडर्न लोग अपने ही स्वार्थ के लिए सब इसको, तो हमने ये देखना है कि जो हमारे लिए प्रकृति ने बनाया, हमारे लिए प्रकृति ने यही बनाया, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ब्रह्म मुहूर्त क्या है? सूर्योदय से 2 घंटा पहले, और सूर्योदय के 2 घंटे बाद तक 4 घंटे का ब्रह्म मुहूर्त कहा। और ब्रह्म मुहूर्त में आयुर्वेद कहता है कफ प्रकृति होती है। कफ का मतलब होता है जल। कफ प्रकृति क्या है? जल प्रधान। तो इस 4 घंटे में आप खूब जल का पान करिए, और जितना जल का पान करेंगे तो वो सब शोधन कर देगा। तो करना यही चाहिए कि उठते ही आप पहले 1 लीटर पानी एक साथ पी लीजिए, नॉन स्टॉप, और वो तुरंत से आपके स्टमक को फ्लश कर देगा। वो वहां रुकेगा नहीं, वहां जितना भी है उसको बिल्कुल साफ कर देगा, ताकि जब हम भोजन करेंगे तो उस समय वो बिल्कुल फ्रेश होगा। और वो सारा पानी छोटी आंत में आएगा, जहां से वो विद इन नो टाइम पूरा ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाएगा। तो अगले 2-3 घंटे तक आपको 2-3 बार हो सकता है लघु श्रम का यूरिनेशन के लिए जाना ही होगा। तो वो कोई बला नहीं है, वो बहुत अच्छी चीज है कि खून साफ हो रहा है, क्योंकि सारा पानी खून में आया, और खून पूरे शरीर में से टॉक्सिन्स को लेके वापस आता है, और फिर उसको किडनी में भेजा जाता है, जहां से टॉक्सिन्स यूरिनेशन के फॉर्म में बाहर निकलते हैं, या फिर पसीने के रूप में भी बाहर आते हैं। तो ये जितना हम जल पिएंगे, अच्छा योगासन करें, खूब पसीना हो, और दूसरी तरफ खून का जो है वो अपना यूरिनेशन के माध्यम से। तो इस तरह से यदि हमारा एक डेली रूटीन है तो आसानी से हम बीमार नहीं हो सकते, और हो भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कल से थोड़ा जुकाम हुआ, लेकिन इट हैजंट डिसेबल्ड मी। तो मैं पूरा सेशन बड़े आराम से कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास इन सब के लिए जो शोधन क्रियाएं हैं उसके माध्यम से हम इस पैसेज को बिल्कुल क्लीन रखते हैं। और वास्तव में जुकाम क्या है? शरीर की शोधन क्रिया है। जुकाम कोई एलिमेंट नहीं है। हमारे इस सिस्टम में जो ये कफ रुक जाता है, तो जुकाम के माध्यम से उसको डिस्पेल किया जाता है।
तो इसलिए इनको गोलियों से कभी आप ट्रीट मत करें, इसको ठीक समझ बनाकर और जो ये जल रीति वगैरह इस तरह की क्रियाएं हैं इनके माध्यम से हम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो 4 घंटे का कफ पीरियड हो गया। अब मान लीजिए 6 बजे सूर्योदय हो रहा है तो 4 बजे उठिए, 8 बजे तक जलपान रहे, 8 से 12 बजे तक अब पित्त काल हो जाता है, प्रकृति का। तो हमारे जितने भी वनस्पति है, जानवर हैं, ये सब लोग इसको मतलब उनका तो नेचुरली फॉलो होता है, उनको मालूम नहीं है। बट आपने देखा होगा कि सुबह सब प्राणी जल की ओर जाते हैं और सायंकाल भी जाते हैं, तो जिस समय कब पीरियड होता है तभी जाते हैं। तो अगर हम 8 बजे से 12 बजे के बीच में, तो जो पीक होगा वो 10 बजे होगा। तो अगर हमने 9-10 बजे तक भोजन कर लिया तो बहुत जल्दी उसमें से न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्शन वो पित्त कर लेता है। जो पित्त अग्नि है वो अग्नि उस भोजन में से रस निकाल लेगी। अगर हमने 2 बजे भोजन किया जब पित्त है ही नहीं तो उसका क्या रस निकलेगा? ये इश्यूज हम लोग सोचते नहीं है। रियलिटी ये है कि उस भोजन में से जो न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्शन होना है वो हो ही नहीं सकता आफ्टरनून में, और वो बर्डन बनता है। इसीलिए मेजर जो प्रोटीन ये वो सब है वो यही है कि वो ऐसे ही पड़ा है, सड़ रहा है, गंद कर रहा है। तो यदि हम 9-10 बजे, पहले हम लोग मतलब हमारे उत्तराखंड में तो ये नियम था कि 8-9 बजे भोजन करके ही निकलेंगे, और ये टिफिन का कोई चक्कर नहीं होता था। तो हमने कभी टिफिन नहीं ले गए कॉलेज या कहीं भी, सुबह खा के निकले और शाम तक पैक, बीच में कोई भी कुछ नहीं चाहिए। तो यदि हम ऐसा अपना पर्सनल लाइफस्टाइल बना लें तो आप देखेंगे कि हेल्थ वाइज यू विल बी ऑन टॉप, और जो मेंटल मतलब जो हमारी विजडम मतलब कहा गया जो समझ वाली साइड है वो भी बिल्कुल बढ़िया अलर्ट रहती है। तो इस तरह से ये हम अपनी लाइफस्टाइल में अगर ये चीज़ कर सकेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर 12 बजे के बाद वात प्रकृति हो जाती है, जहाँ पर कि थोड़ा रेस्ट वगैरह है कि अब वो चंचल, वात क्या है, थोड़ा चंचल कर रहा है। और फिर उसके बाद दोबारा से कफ काल आ जाता है, फिर से 4 घंटे का, ये 12 घंटे ये हो गए, और फिर तो फिर से मान लीजिए 4 बजे से 8 बजे तक कफ हो गया, 8 से 12 तक पित्त हो गया, और 12 से 4 तक वात हो गया। तो 12 बजे रात्रि से सुबह 4 बजे तक यदि हमें गहरी नींद आ जाए, क्योंकि वात प्रकृति में नींद बड़ी आती है, तो यदि हम 4 घंटे की नींद ले सके, गहरी नींद, अगर हम 10 बजे सो गए और सोते ही गहरी नींद आ गई तो कहना ही क्या। तो यदि आप वास्तव में एक अच्छा आपका होलिस्टिक हेल्थ पूरी है तो सोते ही 1-2 मिनट में पता ही नहीं लगता कि कहाँ पहुंच गए, और सुबह जब अलार्म बजता है तभी होता है कि जल्दी हो गई। तो इस तरह से गहरी नींद हो जाए तो आपकी हेल्थ पूरी तरह से, जो सबकॉन्शियस ब्रेन है वो रिकवर करता है। तो हमारे ब्रेन में भी एक एक्टिव ब्रेन है जो कि जागने पर ही काम करेगा, लेकिन एक सबकॉन्शियस ब्रेन है जो जब हम एक्टिव ब्रेन को अलग कर देते तो वो तब एक्टिव होके बॉडी को पूरा रिकवर करता है। तो इसलिए गुड स्लीप, और स्लीप में अगर हम ये अपना जो टेंशन कहते हैं कि जो बर्डन आजकल हम लेके चलते हैं, तो होता यही है कि वो स्लीप में वो बर्डन हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन को काम नहीं करने देता, तो हमारी बॉडी की रिकवरी उतनी नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए। तो इस तरह से इन चीज़ों का यदि हमें, तो ये आयुर्वेद के मूल सिद्धांत हैं। यदि हम एक आयुर्वेद की, जैसे पहला है कि धातु, दोष और मल, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग में
रॉ मटेरियल, टेक्नोलॉजी एंड आउटकम। तो दोष क्या है? कफ पित्त वात। कफ पित्त वात क्या है? कफ है जल ऊर्जा, पित्त है अग्नि ऊर्जा और वात है वायु ऊर्जा। ये तीनों ही ऊर्जाएं हमारे शरीर में सब कुछ कर रही हैं और इनके बीच में बैलेंस होना जरूरी है। जिस समय आग तेज हो और अगर हम पानी पी लें तो आग बुझ जाएगी। तो इसीलिए भोजन करते समय ज़्यादा जल नहीं पीना। आपने ज़्यादा जल पी लिया तो कफ तो मार दिया, दूसरी तरफ जो भोजन है उसका भी मिक्सिंग नहीं हो पाती अच्छी। तो इसलिए भोजन करते समय मिनिमम इतना कि वो उसका अच्छा फेंकने में बढ़िया हो जाए ताकि भोजन से रस अलग हो सके। तो ज़्यादा जल भोजन करते समय नहीं, और उसके लगभग 2 घंटे तक तो जल नहीं पीना चाहिए। लेकिन गर्मी में अगर प्यास लग रही है तो 2-3 घूंट पी के प्यास कम कर लो, लेकिन पूरा गिलास नहीं पिए, क्योंकि वो हमारी अभी डाइजेशन प्रोसेस को खत्म कर देगा। तो इसलिए जल हमने 2 घंटे बाद 2 गिलास 3 गिलास जितना भी पिएंगे वो सारे भोजन के रस जो निकला है उसको घोल लेना और जो भूसा है वो अलग हो जाएगा। अब ये पानी जब छोटी आंत में आता है तो पूरा ब्लड स्ट्रीम में पास होता है। तो इस तरह से मतलब एक शॉर्ट में मैं आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि होलिस्टिक हेल्थ एक सर्वांगीण, तो शारीरिक हेल्थ ये जो बॉडी जिसको हम जानते हैं, इसको बस भोजन पानी हवा 3 ही चीज चाहिए और थोड़ा मेंटेनेंस हमारी तरफ से कि ये नेचुरली अपना गुड हेल्थ में बने गए। दूसरी कहा जाता है मेंटल हेल्थ, जो है कि किस तरह से मन हमारा विचलित होता है। इंद्रियां क्या कर रही हैं, मन को विचलित करने वाली या तो इंद्रियां हैं या हमारी सोच है। इस तरह से ये जो इंटरेक्शन है बहुत इसके बारे में सिंपल सी जानकारियां हैं, कोई मुश्किल नहीं है और हमारे ग्रंथ तो बहुत अच्छा इसको बताते हैं। तो ये हमारा प्रयास रहता है कि हम बच्चों को बचपन से ये सारा बता दें। तो जो आपने जो भी सेवा दी है वो हमारे ट्रस्ट के माध्यम से हम अपने पास पड़ोस के गांव के जितने जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं तो उनको हम अपने गुरुकुल में लेकर और उनको जो 1 घंटे की यही शिक्षा होती है, रोज आधे घंटे का नहीं 1 घंटे का तो वर्कआउट होता है फिजिकल, और आधे घंटे का जब भी मैं वहाँ हूँ तो इसी तरह का उनको डेलिब्रेशन होता है। गीता के जो वर्किंग मतलब जो मेन श्लोक है उनको हम 1-1, 2-2 लेकर समझाते हैं, देखो कैसे समझाया है। और जब LKG का भी बच्चा सुन जाए आप आश्चर्य करोगे कि जिस समय ये श्लोक पढ़ते हैं तो जो बड़े बच्चे हैं वो तो ठीक है, वो तो अपना, लेकिन जो अभी LKG UKG वाला है उसके भी होठ चल रहे होते हैं काली, जो भी उसके कान सुन रहे हैं तो होठ अपने आप। सो दिस इज हाउ यू नो कि अगर बचपन में ऐसा हमारे घर के अंदर का एटमॉस्फेयर हो, मेन चीज ये है कि घर के अंदर इस तरह के मॉर्निंग में अच्छे मंत्र लगा दीजिए। जैसे यहाँ स्वामी जी बहुत अच्छा हमारा सुबह मंत्र पाठ वगैरह होता है तो कितना गुंजन, स्वामी जी यहाँ के मेरे आने से पहले 10 मिनट पूरा एनर्जी फील्ड क्रिएट कर, तो ये एनर्जी फील्ड को आप फील करेंगे। इस ऊर्जा में जैसे ही आप आते हो तो पूरा मतलब ऊर्जा बैलेंसिंग बॉडी में होती है। और ये चीज लोग कहते हैं कि सर उनको ये रियलाइज नहीं होता कि हम कितना एनर्जी फील्ड उनको देते हैं। कभी कभी तो हम ड्रेन आउट हो जाते हैं। बहुत सी बार ये होता है जब किसी के पास नहीं है और तो हम ड्रेन हो जाते हैं, तो हमें फिर से उतनी ऊर्जा रिप्लेनिश, कंटिन्यूस रिप्लेनिश तो होती है, लेकिन जिस समय ड्रेन ज्यादा हो रहा है और कम हो रही तो नेचुरल
तो उस समय लगता है आज ड्रेन डाउन हो गया। तो इस तरह से ये एनर्जी फील्ड का भी बहुत जबरदस्त साइंस है। और यदि हम उस ऊर्जा के बीच में रहते हैं तो बहुत सारी बीमारियां पूरी तरह से कट जाती हैं। एनर्जी फील्ड तो मेरे ख्याल से अधिक न कहते हुए मैं यहीं पर विश्राम देना चाहूँगा और इतना जरूर कहूँगा कि पिछले 7 दिनों में मैं कभी इस एक्सपेक्टेशन से नहीं आया था। हमारी एक्सपेक्टेशन तो थी कि यहाँ ये टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम कुछ इनको, लेकिन मैंने स्वामी जी से निवेदन किया था कि अब मैं वहाँ दिन भर बैठ के क्या करूँगा, तो अगर कोई ऐसे परेशान लोग हैं हेल्थ को लेकर तो हम दिन में थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं ताकि मेरा भी समय ठीक हो जाए। लेकिन हमारे अरुण भाई ने जो आपने जितना मतलब यहाँ पर ये एक वास्तव में ये कि कितना मतलब एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि कितने स्कूलों में हम गए, मोर देन 1000 बच्चों के साथ हाई स्कूल, उनके साथ इंटरेक्शन हुआ, टीचर्स के साथ इंटरेक्शन हुआ। इसरो में कल यस्टरडे वी हैड अ वेरी गुड, मतलब उसके बाद कई उनके इसरो के भी लोग चाहते थे आके मतलब डिस्कशन करने लगे। तो आज भी हमने आपके यहाँ बड़ा आनंद लिया। तो इस तरह से इट हैज बीन रियली, मैं तो ऊपर वाले से कहता हूँ ऐसा दिन रोज ही मेरे लिए कर दे तो क्या बात है। जी सवाल है जी उसी लगेगा। सुबह का टाइम आपने बता दिया भोजन का, हाँ। आपका एग्जैक्ट क्या टाइम है वो एक सवाल है। और दूसरा आपने बताया कि सुबह उठ के आसन करें, तो सुबह नहा के आसन करना चाहिए, नहाते तो फिर आसन करते तो वापस पसीना होता है तो फिर वापस नहाना है। गुड, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया और ये अच्छी बात की कि मैं बोला मेरा ये हो जाता है डाइवर्शन तो बात पूरी नहीं हो पाती। तो 12 से 4 तक वात प्रकृति होगी, फिर 4 से 8 फिर से कफ पीरियड आया, तो उस समय जल। लेकिन सोना भी जरूरी है और सोने से पहले कम से कम 2 घंटा पहले रात्रि का भोजन हो जाना चाहिए यदि आप पूरा मील लेते हैं। बहुत से लोग तो रात को ही अपना मुख्य मील खाते हैं, तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो सोने से 2-3 घंटा पहले भोजन करें। ये नहीं कि हमने रात के 12 बजे भोजन किया और सीधे सो गए तो वो भोजन कहीं नहीं बचता। सूर्यास्त के पहले लेना चाहिए। हाँ, सूर्यास्त के पहले हो जाए तो अच्छा है, लेकिन अगर हम ये पीरियड के हिसाब से चले तो सूर्यास्त के समय कम पीरियड है अभी, तो जल का है, तो इसलिए रात्रि भोजन कहा जाता है कि लाइट रखना चाहिए। तो सायंकाल भोजन कम लें, मॉर्निंग में जितना चाहे लें, क्योंकि वो दिन भर में बहुत बढ़िया तरीके से बॉडी के काम आ जाता है। लेकिन रात्रि में और खास करके अगर आप 7-8 बजे तक ले लेते हैं तो अच्छा है। देखिए पाश्चात्य देशों में क्या होता है, ये लोग 6 बजे से पहले अपना, क्योंकि सुबह इनका हार्डली कुछ होता है, वो अपना बस सैंडविच कल्चर है इनका, लेकिन शाम को आके 5-6 बजे फुल मील लेते हैं। और उसके बाद अगर रात्रि में उसको इच्छा हुई तो दे से सफर, उसमें क्या होता है सलाद और चीज, इस तरह की कोई अन्न वगैरह ये नहीं। सो इट्स वेरी लाइट एंड अ ग्लास ऑफ वाइन, इस तरह का उनका कल्चर है जो कि बड़ा हेल्दी है। तो इस तरह से लाइट आप डिनर रखिए, उसके बाद 2 घंटे से पहले सोइए। थोड़ा बहुत ये वज्रासन में बैठ जाए या थोड़ा बहुत अगर विहार हो जाए, चल सके तो वो बहुत अच्छा है। और जो दूसरी बात आपने कही कि स्नान, हाँ यस, इसका मैं बड़ा अच्छा सुनाता हूँ कि एक बार एक सज्जन मुझसे मिलने आए, 9:30 बजे करीब आए थे, वो संडे का दिन था। उन्होंने डोरबेल बजाई, 2-3 बार बजाई,
मैं स्नान कर रहा था तो मैं तौलिया बांध के मैंने कहा कौन है जो 2-3 बार तो देखा वो खड़े थे। मैंने कहा आप क्षमा करिएगा, मैं जरा सा स्नान पूरा करके आता हूँ, आप बैठिए। तो मैं स्नान करके अपना जब वापस आया तो मुझसे बोले आप इस समय स्नान कर रहे हो? तो मैंने कहा नहीं, स्नान तो सुबह हो गया था, लेकिन जून का महीना है तो अभी जो जितना और काम था घर का ये सब करने में फिर से बहुत पसीना हो गया था, तो इसलिए आप दूसरी बार स्नान कर लिया। तो बोले अच्छा मैं चलता। मैंने कहा भाई बैठिए, आप आए तो बैठिए तो सही। कहते नहीं, मुझे जवाब मिल गया। मैंने कहा जवाब किस बात का मिल गया? कहते नहीं, मैं यही जानना चाहता था कि योग से पहले नहाऊं या बाद में नहाऊं। कभी ये नहीं सोचा है 2 बार भी नहा सकता हूं। तो इसलिए ये तो नीड बेस्ड है। जाड़ों में हो सकता है 1 बार भी ना नहाना पड़े, उत्तराखंड में खास करके, लेकिन हमेशा 1-2 लोटा पानी जरूर शरीर में डाल लेना चाहिए। उससे क्या होता है, अगर मान लीजिए आप अभी सुबह घर के सारे काम करने हैं, महिलाओं को खास करके, तो क्या होता है कि वो यही सोचती है कि जब सब निबट जाएगा तब हम चेंज करके स्नान करेंगे। तो उस समय भी ये जरूर कर लेना चाहिए कि सुबह अगर 1 लोटा पूरा पानी ना भी डालें तो अच्छी तरह से ये जो ड्राई वॉश कहा जाता है, ये सेंसेस इन सब में पानी लग जाना चाहिए, हाथों में लग जाना चाहिए, टांगों में लग जाना चाहिए। और यदि बेस्ट तो है कि 1-2 लोटा बस पानी डाल दीजिए, साबुन आबुन बाद में होता रहेगा, और उससे बॉडी फ्रेश हो जाती है और आपके काम करने में मन लगेगा, तो एक्टिविटी मतलब प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। तो ये एक कॉमन चीज है। आई थिंक मैं मंच को दे देता हूँ। सर कोई डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बर्मा पॉइंट स्पेसिफिक इनको आप छोड़ दीजिए सर। अभी भंडारी जी का आभार विधि करने के लिए मैं प्रमुख श्री अरुण भाई ओझा को बुला। उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा। मैं 6 दिन से भंडारी जी के साथ हूँ। सुबह में उनके योगासन क्लासेस भी मैंने अटेंड किए हैं और पूरा दिन कुछ ना कुछ मैं देखता रहता हूँ वो क्या करते हैं। मैंने देखा है कि कोई भी अपना फिजिकल प्रॉब्लम कुछ भी लेके आते हैं तो ही कंसीडर हिमसेल्फ एज बाउंड टू इट कि मुझे इनकी ट्रीटमेंट करनी ही चाहिए। वो कितने भी थके हो, इतने घूमे हैं, जिसने बोला उसके यहाँ लेक्चर देने चले गए, प्रवचन के लिए एग्री कर दिया, कोई भी आता है उसके बल दबाने बैठ जाते हैं और इतने सरल स्वभाव के हैं कि कुछ हाइड नहीं करते। आपने देखा होगा, सी इज सो ट्रांसपेरेंट। किसने उनको सिखाया वो भी बात करते हैं और उनके गुरु जी की भी महिमा गाते हैं और साथ में पूरे रहस्य को खोलने की कोशिश करते हैं। तो मैं तो उनकी सरलता के लिए अनुग्रहित हूं। मैं हृदयपूर्वक उनको प्रणाम करता हूं। भंडारी जी, आपकी ऑनेस्टी एंड सिंपलिसिटी, हम्बलनेस एंड सिंपलिसिटी, थैंक यू भंडारी जी। और भाई आप वोट ऑफ थैंक्स के लिए प्लीज पढ़ाएं। आदरणीय भंडारी जी, पूज्य स्वामी जी, हमारे मेहमान तो नहीं कहेंगे अब, प्रवीण जी, अनु जी, आप सभी आश्रम